नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं झारखंड ई लर्निंग के यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आज जेएसएससी का नोटिफिकेशन फिर से आया। जैसे कि पता है कि झारखंड जेएसएससी सीजीएल का जो एग्जाम है वो 2 महीना डिले हो गया, यानी जेएसएससी ने और भी टाइम मांगा है। तो आप अपनी तैयारी जारी रखिएगा। ऐसा नहीं है कि डिमोरलाइज हो जाइएगा कि झारखंड एग्जाम नहीं लेगा। मस्ट है, एग्जाम लेना ही होगा, इसे एग्जाम लेगा ही। तो अपना जो तैयारी है वो रेगुलर रखिएगा, छोड़िएगा नहीं। और मैं जितना हो सकता हूँ हेल्प करूंगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज फिर जो प्रीवियस चैप्टर था जनजातीय, उससे उसकी एवं क्लास संस्कृति को लेके उसका पार्ट 2 लेके आया हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िएगा दोस्तों, क्या बोल रहा है। इनमें से कौन संथालों का प्रमुख पर्व है? इनमें से कौन संथालों का प्रमुख पर्व है? ए है बा पर्व, बी है कर्मा, सी है एरोप, डी है बाहा, ई है इनमें से सभी। तो क्या होगा आंसर? पहला है बा पर्व। तो चलिए जानते हैं बा पर्व क्या है। बा पर्व को ही क्या बोला जाता है दोस्तों? सरहुल बोला जाता है। ठीक है, याद हो जाएगा, सरहुली बा पर्व। ठीक है, कर्मा, कर्मा तो जानते ही होंगे। एरोप, एरोप कौन सा पर्व है दोस्तों? ये धान बुआई के टाइम, धान बुआई के समय पर्व मनाया जाता है ताकि जो फसल है वो अच्छे से हो। कर्मा लोग अपने जो बहनें हैं वो करती है अपने, क्या कहते हैं, अपने भाई के लिए करती है। बाहा, बाहा क्या है दोस्तों? बाहा एक तरह से होली है। ठीक है, शुद्ध रंगों से खेली गई होली, शुद्ध रंगों से खेली गई होली। होली हो जाएगा, ये होली है। ये फागुन में मनाया जाता है। एक चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। ठीक है, और एरोप हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इनमें से सभी। ठीक है दोस्तों, क्या आंसर होगा? इनमें से सभी। तो इतने फैक्ट बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, संथालों में मां को किस नाम से पुकारा जाता है? तो बताइएगा दोस्तों, संथालों में मां को किस नाम से पुकारा जाता है? नंबर ए है आतो, बी है पोन, सी है मांग बोंगा, डी है बोंगा। तो बताइएगा। देखिए, प्रीवियस क्लास में हमने आतो के बारे में बताया था। आतो क्या होता है? संथालों के ग्राम को क्या बोला जाता है दोस्तों? ग्राम को या फिर गांव को क्या बोला जाता है? आतो बोला जाता है। पोन क्या होता है दोस्तों? पोन होता है संथालों में वधु मूल्य। संथालों में वधु मूल्य होता है पोन, वधु मूल्य। ठीक है, मार बोंगा, मार बोंगा क्या होता है दोस्तों? मार बोंगा होता है संथालों में माह की शुरुआत को, माह की शुरुआत को माघ बोंगा बोला जाता है। ठीक है, और बोंगा, बोंगा क्या होता है दोस्तों? बोंगा मतलब ये होता है माह, माह होता है। ठीक है, क्लियर हो गया सारा। आतो क्या होता है? ग्राम को बोला जाता है।
क्या कहते हैं, कौन क्या होता है, संथाल के वधु मूल्य को बोला जाता है। माघ बोंगा क्या होता है, संथालों के माह को शुरुआत को बोला जाता है। बोंगा क्या होता है, माह को बोला जाता है, ठीक है। और आंतों का प्रमुख कौन होता है, माझी होता है, ठीक है। इनके प्रमुख देवता कौन है, तो इनके प्रमुख देवता सिंहबोंगा हैं, ठीक है। ये भी एडिशनल फैक्ट के रूप में याद रख लीजिएगा, सिंहबोंगा। इनके पर्वत देवता का नाम क्या है, उनका नाम है मारंगुरु, याद हो जाएगा। और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे वो आगे के क्वेश्चन में हमें बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, संथालों में चावल से बनने वाली शराब को क्या बोला जाता है। संथालों में चावल से बनने वाली शराब को क्या बोला जाता है। ए है महुआ, बी है हड़िया, सी है पोचाय, डी है घी और सी दोनों। बताइएगा दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। संथालों में चावल से बनने वाले शराब को क्या बोला जाता है, हड़िया बोला जाता है। चावल से बनने वाले शराब उसको हड़िया और पोचाय दोनों बोला जाता है, ठीक है। याद हो जाएगा, हड़िया और पोचाय। महुआ अलग चीज होता है, वो भी एक तरह से दारू, महुआ दारू वो अलग चीज हो गया, ठीक है। सॉरी शराब है तो वो अलग चीज हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, बी और सी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाँ, उरांव जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण झारखंड में कहाँ है। तो बताइएगा, उरांव जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ है। संथाल परगना क्षेत्र, बी है रांची, सी है दक्षिणी छोटानागपुर, डी है पलामू, सी ई है, सी और डी दोनों। तो इसका आंसर क्या होगा, उरांव। पहले जानेंगे उरांव। उरांव के बारे में बोला जाता है कि उरांव का जो उरांव आए कहां से थे, तो बोला जाता है दक्कन से, ठीक है, दक्कन से। अरे झारखंड में से पूछा जाए तो सबसे ज्यादा संकेंद्रण नदी पूछा जाए तो दक्षिणी छोटानागपुर और पलामू क्षेत्र में है। हालांकि ये जो चारों ऑप्शन है, चारों में उरांव पाए जाते हैं, बट जो संकेंद्रण सबसे ज्यादा पूछा जाए तो दक्षिणी छोटानागपुर और पलामू, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों होगा सेकंड। उरांव का दक्कन से, उरांव के बारे में कुछ एडिशनल फैक्ट याद कर लेते हैं। उरांव आए कहां से थे, दक्कन से आए थे, याद हो जाएगा। उरांव जनजाति पहली जनजाति है, जनजातीय में सबसे शिक्षित, याद हो जाएगा, सबसे शिक्षित जनजाति जो है वो उरांव है, ठीक है, उरांव है। झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति उरांव है। झारखंड की सेकेंड, कितना परसेंटेज है दोस्तों, 18.14%, 18.14%, ठीक है, 18.14%। और भारत की चौथी सबसे बड़ी जनजाति, भारत की कितने नंबर की है, 4th, ठीक है। फर्स्ट पे कौन है, फर्स्ट पे है गोंड, दूसरा पे कौन है, भील, तीसरा पे कौन है, संथाल, चौथा पे कौन है, उरांव, ठीक है दोस्तों। तो उरांव ठीक है। और जान लेते हैं उरांव की भाषा क्या है, कुड़ुक, ठीक है, कुड़ुक है। उरांव की भाषा क्या है, कुड़ुक है, ठीक है दोस्तों। ये कौन से परिवार से संबंध रखते हैं, द्रविड़ परिवार से संबंध रखते हैं, द्रविड़ परिवार से संबंध रखते हैं, ठीक है दोस्तों। ये कौन से परिवार से संबंध रखते हैं, द्रविड़ परिवार से संबंध रखते हैं, हो गया। चलिए, कुड़ुक का मतलब क्या होता है, कहीं कहीं कुड़ुक का मतलब ही पूछ देगा, तो याद रखिएगा दोस्तों, कुड़ुक का मतलब क्या होता है, मनुष्य होता है, ठीक है, याद हो जाएगा। तो इतने एडिशनल फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है, कि उरांव का आगमन कहां से हुआ, दक्कन से बोला जाता है, ठीक है, सबसे शिक्षित जनजाति है, इसलिए इसका विस्तार अभी बहुत ही ज्यादा हो रहा है। सब
झारखंड में सेकेंड नंबर पे सबसे ज्यादा जनजाति है। इसका परसेंटेज कितना है? 18.14% है। ठीक है दोस्तों, और भारत की फोर्थ सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, और इसकी भाषा क्या है? कुडुख। वो जो है द्रविड़ परिवार से संबंध रखते हैं। कुडुख का अर्थ क्या होता है? मनुष्य होता है। ठीक है दोस्तों, तो इतने फैक्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार उरांव का निवास स्थान कहाँ था? तो अभी हमने बताया था कि उरांव का निवास स्थान कहाँ था? कहाँ था? मध्य एशिया। मध्य एशिया से कौन आए थे बता सकते हैं आप लोग? तो बता देता हूं। मध्य एशिया से कौन आए थे दोस्तों? तो आए थे आर्य लोग। हिस्ट्री पढ़े होंगे तो पता होगा कि मैक्स मूलर ने कहा था जो आर्य हैं वो मध्य एशिया से बिलोंग करते हैं। आर्य मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, मध्य एशिया से आए थे। पश्चिम बंगाल से कौन आए थे? संथाल का पहला निवास कौन था? पश्चिम बंगाल। संथाल प्रीवियस क्लास में हमने बताया था, कमेंट कीजिएगा आप लोग कि संथाल का पश्चिम बंगाल में नाम क्या पुकारा जाता है। तो मैं बता देता हूं इसे, क्या नाम था? साउत्तर। ठीक है, अगले का साउत्तर। कैमूर की पहाड़ियों से कौन आए थे? कैमूर की पहाड़ियों से खड़िया एवं बिरहोर जनजाति आई थी। ठीक है, हो जाएगा बिरहोर। बिरहोर बिरहोर। ठीक है, दक्कन क्षेत्र से कौन आए थे? तो इसका आंसर होगा दक्कन क्षेत्र। पीछे वाले क्वेश्चन में भी मैंने आंसर बताया था कि जो है उरांव वो कहां से आए थे? दक्कन क्षेत्र से आए थे। ठीक है, तो मध्य एशिया से कौन आए थे? आर्य आए थे। पश्चिम बंगाल से संथाल आए थे, जहां उन्हें साउतर के नाम से पुकारा जाता था। कैमूर की पहाड़ियों से खड़िया एवं बिरहोर जनजाति आए थे। तो सारे फैक्ट क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उरांव में कुल कितने गोत्र हैं? उरांव में कुल कितने गोत्र हैं? नंबर ए है 12, बी है 68, सी है 14, डी है बी और सी दोनों। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो 12 किसका गोत्र था? किस जनजाति का गोत्र 12 था? तो ये संथाल का था। ठीक है, संथाल का कितना था? 12 था। 68 किनका है और 14? तो 68 और 14 दोनों उरांव का ही है। ठीक है, उरांव का ही है। 68 और 14 दोनों किसका है? उरांव का ही है। ठीक है, याद हो जाएगा। बी और सी दोनों इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताइएगा, पढ़िए क्वेश्चन। उरांव में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन है? उरांव में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन है? नंबर ए है सेवा विवाह, बी है विधवा विवाह, सी है किलिंग बाबला, डी है आयोजित विवाह। तो इसका आंसर क्या होगा? सेवा विवाह क्या होता है? सेवा विवाह वह विवाह होता है, सेवा विवाह में होता है कि वर यानी भावी वर जो है उसको वधू के घर में रहकर कुछ दिन सेवा करना होगा। किसका सेवा करना होगा? लड़की के माता पिता का सेवा करना होगा। ठीक है, उनके घर परिवार का सेवा करना होगा। तो सेवा विवाह में बेसिकली यही होता है। विधवा विवाह कौन होता है? विधवा विवाह क्या होता है? विधवा विवाह वह विवाह होता है जो स्त्री की पत्नी मर गई, सॉरी दोस्तों, जिस स्त्री के पति मर गए हो या फिर जिस
जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो तो वैसे लोग का जो संबंध होता है, फिर से संबंध यानी फिर से शादी जो करता है तो वो विधवा एवं विधुर पुरुष महिला जब शादी करते हैं तो वो विधवा विवाह कैसे करता है। ठीक है, कहीं कहीं पे किसी जनजाति में यहाँ इसको क्या पे बोला जाता है, सगाई बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, किसी जनजाति में से सगाई भी बोला जाता है अन्य नाम से। किरिंग बापला कल हमने बताया था, संथालों में यह विवाह है, संथाल का विवाह है। कैसा विवाह है? संथाल में माता पिता के मध्यस्थता से जो विवाह किया जाता है वो किरिंग बापला है। ठीक है, आयोजित विवाह, तो आयोजित विवाह ये अरेंज मैरिज की तरह ही है। जो आज का अरेंज मैरिज है वही आयोजित विवाह है इसमें उसमें किरिंग बापला था ना, तो इसी तरह इसमें आयोजित विवाह है कि लड़का लड़की पसंद है, घर की मध्यस्थता है तो आयोजित विवाह होता है। ठीक है, तो इसका सर्वाधिक प्रचलित कौन सा है? आयोजित विवाह है। ठीक है दोस्तों, बाकी सेवा विवाह और विधवा विवाह भी उरांव का ही है, परंतु सबसे जो प्रचलित पूछा जाए तो आयोजित विवाह होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं। उरांव जनजाति में आपसी मित्रता की जाती है। लड़कियां इस प्रकार से बने मित्र को क्या बोलते हैं? तो बताइएगा क्या बोलते हैं? लाड़ या सांगी, बी है लारिन या संगिनी, सी है जोंक एड़पा होगा। ठीक है, थोड़ा सा एड़पा जोंक एड़पा और पेड़ एड़पा, डी है गोई या करंडा। तो बताइएगा, उरांव जनजाति में आपसी मित्रता, देखिए मित्र तो सबको लोग बनते हैं, तो उरांव जनजाति पहला ऑप्शन है लाड़ या संगी, तो ये भी उरांव में ही है। तो उरांव जनजाति में जो पुरुष है, पुरुष आपसी मित्रता पुरुष आपसी मित्रता यदि पूछा जाए तो क्या होता है दोस्तों? लाड़ या संगी बोला जाता है। ठीक है, लाड़िन या संगिनी क्या होता है? लाड़िन या संगिनी वह होता है जब पुरुष और महिलाएं शादी कर लेती है, शादी होने के बाद, शादी के पश्चात पति पत्नी आपस में लारिन या संगनी करके पुकारते हैं। जोंक एड़पा और पेल एड़पा ये क्या होता है? बेसिकली उरांव की जो युवागिरी है वो कौन सी है? घुंघुरिया। तो घुंघुरिया में जो क्या कहते हैं बॉयज दल होते हैं, बॉयज ग्रुप, उसे क्या बोला जाता है? जोंक एड़पा बोला जाता है। और गर्ल को क्या बोला जाता है? पेल एड़पा बोला जाता है। ठीक है, पेल एड़पा बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसे जोंक एड़पा को एक और नाम से पुकारा जाता है जिसे क्या बोला जाता है दोस्तों? धांगर कुड़िया। याद हो जाएगा। ठीक है, इतने फैक्ट बने। तो गोई करमदार क्या होता है? लास्ट में गोई करमदार। तो लड़कियां आपसी मित्रता को क्या बोलते हैं? आपसी मित्रता को क्या बोलते हैं? गोई या करमदार बोलते हैं। ठीक है, गोई या करमदार। लाड़ या संगी कौन बोलते हैं? पुरुष आपसी मित्रता को बोलते हैं। लारिन या संगिनी कौन आपस में पुकारते हैं? शादी होने के बाद पति पत्नी आपस में पुकारते हैं। जोंक एड़पा और पेल एड़पा कौन बोलते हैं? इनकी जो युवागिरी है घुंघुरिया, उसमें युवक का जो दल होता है वो जोंक एड़पा या फिर
झांगरपुड़िया बोला जाता है, और पेल एड़पा गर्ल्स की जो ग्रुप होती है उसे क्या बोला जाता है, पेल एड़पा बोला जाता है, ठीक है। और गोई या करमदार क्या होता है, लड़कियां आपसी मित्रता को क्या बोलती है, गोई या करमदार। सारे फैक्ट क्लियर हो गए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उरांव के ग्राम पंचायत को क्या बोलते हैं, तो बताइएगा उरांव के ग्राम पंचायत को क्या बोलते हैं। नंबर ए है घुंगुरिया, बी है महतो, सी है अखाड़ा, डी है पंचोरा। तो क्या होगा इसका आंसर दोस्तों, बताइएगा। चलिए हम ऑप्शन ए से डील करना स्टार्ट करते हैं। घुंगुरिया क्या होता है दोस्तों, घुंगुरिया होता है युवागिरी, ठीक है, युवागिरी। इसमें होता है उरांव में, उरांव का जो युवागिरी होता है वो क्या होता है, घुंगुरिया। महतो क्या होता है, महतो ग्राम प्रधान को बोला जाता है, ठीक है। हमने शासन व्यवस्था में बताया था ये, फिर से बता दे रहा हूं। ग्राम प्रधान को क्या बोला जाता है, महतो बोला जाता है। अखाड़ा क्या होता है, नाथ स्थल को बोला जाता है अखाड़ा। नाथ स्थल को बोला जाता है अखाड़ा। पंचोरा क्या होता है, पंचोरा ही पंचायत होता है, ठीक है, पंचायत पंचोरा होता है। पूजा स्थल को क्या बोला जाता है, पूजा स्थल को सरना बोला जाता है। पूजा स्थल को सरना बोला जाता है, ठीक है। आज क्या कहते हैं, और जहां पे दफनाया जाता है उसे क्या बोला जाता है, दफनाया जाने वाला स्थल उसे बोला जाता है शासन बोला जाता है, ठीक है, याद हो जाएगा इतने फैक्ट। घुंगुरिया युवागिरी होता है, महतो ग्राम प्रधान होता है, अखाड़ा क्या होता है दोस्तों, अखाड़ा नाच का स्थल होता है, पंचोरा क्या होता है, पंचायत होता है, पूजा स्थल क्या बोला जाता है, सरना बोला जाता है, दफनाया जाता है वहां क्या बोला जाता है, शासन बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए उरांव में त्योहार के समय पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है, तो बताइएगा क्या कहलाता है। ए है खनकरिया, बी है जदूर, सी है विशु सेंद्रा, डी है केरैया। केरैया खनकरिया क्या होता है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा बताइएगा आप लोग। खनकरिया क्या होता है, खनकरिया स्त्री द्वारा त्योहारों पर स्त्री द्वारा विशेष जो वस्त्र पहना जाता है, विशेष वस्त्र ठीक है, विशेष वस्त्र पहना जाता है, उसे क्या बोला जाता है, खनकरिया बोला जाता है, ठीक है। जो उरांव में त्योहारों के समय जो विशेष वस्त्र स्त्री द्वारा पहना जाता है उसे खनकरिया बोला जाता है। जदूर क्या होता है, उरांव के डांस को नृत्य को क्या बोला जाता है, जदूर बोला जाता है। विशु सेंद्रा क्या होता है, माघ माह में पर्व मनाया जाता है, उरांव में वो विशु सेंद्रा बोला जाता है, ठीक है। केरैया क्या होता है, केरैया होता है पुरुषों द्वारा धारण करने वाला विशेष वस्त्र, ठीक है। त्योहारों पर पुरुषों द्वारा धारण किए जाने वाला विशेष वस्त्र जो कहलाता है वो केरैया कहलाता है। वहीं पे यदि पूछा जाए आपको कि स्त्री द्वारा विशेष वस्त्र
धारण किया जाता है उसे क्या बोला जाता है, तो खनकरिया बोला जाता है। जदुल क्या होता है, उरांव का नृत्य होता है। विषु चंद्रा क्या होता है, माघ माह में पर्व मनाया जाता है जिसे विषु चंद्रा बोला जाता है उरांव में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं। उरांव में सबसे प्रमुख देवता कौन माने जाते हैं, सबसे प्रमुख देवता कौन माने जाते हैं। नंबर ए है मारन गुरु, बी है ठाकुर देव, सी है डीवार, या डी धर्मेश या धर्मी। तो बताइएगा, पढ़िएगा दोस्तों क्वेश्चन। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। मारन गुरु, बी है ठाकुर देव, सी है डीवार, डी है धर्मेश या धर्मी। ठीक है, चलिए मारन गुरु कौन होता है। नंबर ए ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। मारन गुरु ये पहाड़ देवता होता है। ठीक है, पहाड़ देवता, उरांव में पहाड़ देवता को जो बोला जाता है वो मारन गुरु बोला जाता है। ठीक है, ठाकुर देव कौन होता है, ठाकुर देव एक ग्राम देवता होता है। हो जाएगा, ग्राम देवता। ठाकुर देव जो होता है वो ग्राम देवता होता है, मारन गुरु पहाड़ देवता होता है। डीहवार क्या होता है, ये सीमांत देवता होता है। सीमांत, जो सीमा की रक्षा करते हैं, सीमांत देवता। ठीक है, ये होते हैं सीमांत देवता। धर्मेश या धर्मी कौन होता है, तो सबसे प्रमुख जो देवता होता है वो धर्मेश होता है। सबसे प्रमुख देवता जो होता है वो धर्मेश होता है। बोला जाता है ये सूर्य के प्रतिरूप होते हैं। अन्य जितनी भी जनजातीय हैं वो अब ज्यादातर जनजातीय सूर्य को ही पूजते हैं, भले अलग अलग नाम से पूजते हैं। कहीं सिंगबोंगा के नाम से पूजते हैं, कहीं धर्मेश के नाम से पूजते हैं। तो वही है कि धर्मेश, धर्मी, सिंगबोंगा सारे जो हैं वो पहाड़ सूर्य देवता ही के प्रतिरूप हैं, तो अलग अलग नाम से पूजा करते हैं जनजातीय लोग। ठीक है, तो मारन गुरु पहाड़ देवता होते हैं, ठाकुर देव ग्राम देवता होते हैं, सी है डीहवार सीमांत देवता होते हैं, डी धर्मेश से धर्मी जो है सबसे प्रमुख देवता होते हैं। ठीक है, ये सूर्य का प्रतिरूप माना जाते हैं। सूर्य का प्रतिरूप। ठीक है, प्रतिरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़िएगा। उरांव में रोपनी के समय कौन सा पूजा किया जाता है। उरांव में रोपनी के समय कौन सा पूजा किया जाता है। ए है गोरैया पूजा, बी है एरोक, सी है हरियाण, डी है पेलवा पूजा। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। चलिए ऑप्शन ए से डील करना स्टार्ट करते हैं। गोरैया पूजा ये पूजा ग्राम शांति के लिए किया जाता है। ठीक है, ग्राम शांति के लिए। ग्राम शांति के लिए जो पूजा की जाता है वो गोरैया पूजा है। एरोक संथालों में ये पूजा है। संथाल में, ये उरांव का है, संथाल में इसे बोला जाता है धान बुआई के समय। ठीक है, धान बुआई के समय ये पूजा की जाती है। याद हो जाएगा, धान बुआई के समय ये पूजा की जाती है। हरियाण क्या होता है, ये भी संथालों में सावन माह में की जाने वाली
में हरियाली अच्छी हो, इसके लिए पूजा की जाती है। ठीक है, हरियाली अच्छी हो। सावन माह में, जो संथाल में सावन माह में हरियार पूजा की जाती है। क्यों की जाती है? ताकि जो फसल है उसमें हरियाली अच्छी हो, इसलिए हरियार पूजा किया जाता है। भेलवा पूजा उराव में रोपनी के समय किया जाता है। उराव में रोपनी के समय भेलवा पूजा किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, गौरैया पूजा भी, ये भी उराव में ही है। गौरैया पूजा भी उराव में ही है। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन यह पूजा ग्राम शांति के लिए की जाती है। वहीं एरोक जो है वो संथाल का है। तो ये किस लिए की जाती है? ताकि ये धान की बुआई के समय की जाती है, ताकि जो फसल है वो अच्छे से उगे। ठीक है, और हरियार जो है संथाल में ही की जाती है सावन माह में, ताकि हरियाली अच्छी हो, इसलिए हरियार पूजा की जाती है। ठीक है, भेलवा पूजा उराव में की जाती है, जो ये आषाढ़ में की जाती है। ठीक है, आषाढ़ के लास्ट में। ठीक है, ये उराव में की जाती है रोपनी के समय। ठीक है, यही जो रोपनी के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन। और से क्वेश्चन पढ़िएगा। कोहबेंजा क्या है? कोहबेंजा क्या है? नंबर ए है यह थोड़ा सा यहाँ पे रुकिए। यह एक प्रथा है जिसमें साल भर में मरे गोत्र के सभी लोग की हड्डियां नदी में निक्षेपित किया जाता है। बी है उराव में जादू टोना करने वाले एक व्यक्ति को कहा जाता है। सी है यह एक मान्यता है कि हड़बोरा संस्कार के बाद उनकी आत्मा पूर्वजों की आत्मा से मिलती है। तो इसका आंसर क्या होगा? कोहबेंजा क्या है? देखिए, बेसिकली होता है ना कि कोहबेंजा बताते हैं। देखिए जैसे उराव में है कि एक संस्कार होता है, क्या? हड़बोरा संस्कार होता है। उसमें क्या किया जाता है कि जितने भी साल भर में उनके गोत्र में जितने भी मृत्यु हुई है उनके हड्डियों को नदी में निक्षेपित किया जाता है। तो वो संस्कार क्या कहलाता है? हड़बोरा संस्कार कहलाता है। ठीक है। और अधिक पूछा जाए, इसमें पूछा गया कि कोहबेंजा, तो कोहबेंजा वही होता है हड़बोरा संस्कार के बाद बताया जाता है कि जो वो क्या कहते हैं आत्मा है उसकी वो पूर्वज से जाके मिलती है, तो वो कोहबेंजा कहलाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है दोस्तों, कि उसकी मान्यता है कि हड़बोरा संस्कार के बाद उसकी आत्मा पूर्वजों से जाके मिलती है, इसलिए ये कोहबेंजा कहलाता है। उराव में जादू टोना करने वाले व्यक्ति को क्या बोला जाता है, ये बता सकते हैं? तो इसका आंसर क्या? इसका यदि पूछा जाए उराव में जादू टोना करने वाले व्यक्ति को क्या बोला जाता है, तो उसको माटी बोला जाता है। ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा। उराव में जो जादू टोना करते हैं उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? माटी बोलते हैं। ठीक है, तो याद हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, मुंडा स्वयं को क्या बोलते हैं? 14 नंबर क्वेश्चन है, मुंडा स्वयं को क्या बोलते हैं? नंबर ए है विशिष्ट व्यक्ति, बी है हड़ोक,
सी है होड़ो जोगोर, अब डी है बी और सी दोनों, तो विशिष्ट व्यक्ति। देखिए मुंडा का अर्थ होता है विशिष्ट व्यक्ति, ठीक है, याद हो जाएगा कि मुंडा का अर्थ क्या होता है, मुंडा का अर्थ होता है विशिष्ट व्यक्ति, ठीक है, विशिष्ट व्यक्ति, ठीक है। होड़ोक, होड़ोक क्या होता है, होड़ोक और होड़ोक जगर, मुंडा स्वयं को क्या बोलते हैं, होड़ोक और होड़ोक जोगर, ठीक है। मुंडा स्वयं को होड़ोक और होड़ोक जोगर बोलते हैं, इसलिए बी और सी दोनों होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुंडाओं द्वारा निर्मित की गई भूमि क्या कहलाती है, मुंडाओं द्वारा निर्मित भूमि क्या कहलाती है, ठीक है। मुंडाओं द्वारा निर्मित भूमि क्या कहलाती है, क्वेश्चन पढ़िएगा, ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि भूमियर भूमि, खुटकट्टी भूमि, बंजर भूमि या इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। भूमियर भूमि क्या होती है, देखिए दो चीज याद रखिएगा, उराव में पहले जो आए, उराव में पहले जो पहले आए और उन्होंने जंगल को काटा, इन्होंने जंगल को काटा, जंगल काटकर जो भूमि बनाए, जंगल काट के जो भूमि बनाए, कैसी भूमि, उपजाऊ भूमि, जिसपे वो कृषि कर सकते थे, ठीक है, तो वो जहां पे वो बस सकते थे, तो वो भूमि जो कहलाई, वो क्या कहलाए, भूमियर भूमि, ठीक है, भूमियर भूमि। और वो व्यक्ति क्या कहलाए, वो व्यक्ति जो कहलाए, जो भूमियर भूमि जिनके द्वारा निर्माण किया गया, वो जो कहलाए वो भूमियर कहलाए, ठीक है। व्यक्ति जो कहलाए यानी वे लोग कहलाए, लोग जो थे वो कहलाए क्या, भूमियर, ठीक है। और सेकेंड चीज, उराव में ही जो बाद में उराव आए, बाद में आने वाले उराव, ये नेक्स्ट स्लाइड में कर देता हूं। जो बाद में उराव आए, बाद के उराव, वो क्या कहलाए, रैयत कहलाए, ठीक है, रैयत, वो क्या कहलाए, रैयत कहलाए, और उन्होंने रैयत कहलाए, ठीक है, बाद के जो आए वो लोग रैयत कहलाए और उनकी भूमि रैयत भूमि कहलाई, ठीक है, रैयत भूमि। दो फर्क याद हो जाएंगे। तो भूमियर भूमि क्या होती थी, पहले जो उराव आए उन्होंने जंगल को काटा और उपजाऊ भूमि बनाई, तो वो भूमियर भूमि। खुटकट्टी भूमि क्या थी, खुटकट्टी भूमि, तो मुंडाओं द्वारा निर्मित भूमि को ही खुटकट्टी भूमि कहा जाता है, तो इसका आंसर बी होगा। बंजर भूमि क्या होती है, बंजर भूमि वैसी भूमि होती है जहां कोई भी फसल नहीं उगता, ठीक है, तो वो बंजर भूमि बोला जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, खुटकट्टी भूमि। तो याद हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा विवाह मुंडाओं में प्रचलित है, मुंडाओं में प्रचलित विवाह कौन सा है? ए है हट विवाह, बी है हरण विवाह, सी है राजी खुशी विवाह, डी है आयोजित विवाह या ई इनमें से सभी। हट विवाह क्या होता है, देखिए हट विवाह वैसा विवाह होता है जहां पे लड़की के घर में जबरदस्ती रहने लगते हैं
और वो शादी कर लेते हैं तो वो हठ विवाह हुआ, ठीक है, वो हठ विवाह हुआ। जैसे कोई भी लड़की को लड़का पसंद आया तो उसके घर में रहने लगे तो वो हठ विवाह हो गया, ठीक है। और हो गया हरण विवाह। क्या होता है? हरण विवाह वैसा विवाह होता है जहाँ पे हरण विवाह में मेला, कोई त्योहार, मेला वगैरह या फिर त्योहार में यदि लड़की पसंद आ गई, लड़की पसंद आ गई तो जबरदस्ती भगा लिए तो हरण विवाह हो गया। राजी खुशी विवाह क्या होता है? राजी खुशी विवाह बेसिकली प्रेम विवाह होता है, ठीक है, प्रेम विवाह। प्रेम विवाह लड़का लड़की दोनों आपस में पसंद है, ठीक है, राजी खुशी है, ठीक है, तो पंचायत के द्वारा क्या किया जाता है? दोनों का विवाह कर दिया जाता है, तो राजी खुशी विवाह वही हुआ। आयोजित विवाह क्या होता है? तो हमने अभी बताया, परिवार की सहमति से विवाह। परिवार की सहमति से हुआ, ई सभी, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? सभी होगा। इनमें सभी होगा क्योंकि विवाह मुंडान में सारे विवाह प्रचलित है, ठीक है। हठ विवाह भी है, हरण विवाह भी है, राजी खुशी विवाह भी है और आयोजित विवाह भी है। सारा विवाह के बारे में बता दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडाओं में वधू मूल्य को क्या बोलते हैं? ए है अरंडी, बी है गिद्दी-ओड़ा, सी है सगाई या डी गोनों टका। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? मुंडा में वधू मूल्य को क्या बोलते हैं? बताइएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा। देखिए गिद्दी-ओड़ा क्या होता है? गिद्दी-ओड़ा होता है मुंडाओं का युवागिरी, ठीक है। युवागिरी को क्या बोला जाता है? गिद्दी-ओड़ा। सगाई क्या होता है? सगाई होता है विधवा विवाह, बेसिकली विधवा विवाह को सगाई बोला जाता है, ठीक है, क्लियर हो गया। विधवा विवाह जो है वो सगाई हो गया, ठीक है। डी है गोनों टका। तो मुंडाओं में जो वधू मूल्य है उसको क्या बोला जाता है? गोनों टका बोला जाता है, ठीक है दोस्तों, याद हो जाएगा। मुंडाओं में गोनों टका बोला जाता है, जो क्या कहते हैं वधू मूल्य है वो गोनों टका बोला जाता है। मैं पूछ लेता हूँ संथाल में जो बोला जाता है उसे क्या बोला जाता है? संथाल में वधू मूल्य को क्या बोला जाता है? संथाल में पोन बोला जाता है, ठीक है, ये भी याद हो जाएगा। और यदि पूछा जाए मुंडा में है तो मुंडा में क्या बोला जाता है दोस्तों? तो गोनों टका बोला जाता है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुंडा में पुरुषों द्वारा धारण की जाने वाले वस्त्र को क्या बोलते हैं? मुंडा में पुरुषों द्वारा धारण किए जाने वाले वस्त्र को क्या बोलते हैं? ए है बटोई या केरिया, बी है पैरिया, सी है खनकरिया, डी है धोती। तो बताइएगा क्या होगा इसका आंसर? देखिए बटोई या केरिया क्या होता है? मुंडा में जो पुरुषों द्वारा धारण किया जाता है उसे करेया बोलते हैं, करेया, करेया। एक और था उरांव में भी जो धारण किया जाता था वस्त्र उसको केरिया बोलते थे। पैरिया क्या होता है? पैरिया होता है मुंडाओं में स्त्री द्वारा धारण की जाने वाले वस्त्र को पैरिया बोलते हैं। सी है खनकलिया। खनकलिया क्या होता है? तो हमने बताया था कि उरांव में
जो स्त्री द्वारा त्योहारों पर विशेष वस्त्र जो धारण किया जाता है वो परेया होता है, खनकरिया होता है, सॉरी खनकरिया, ठीक है। और पुरुषों द्वारा जो धारण किया जाता है वो क्या होता है, करिया होता है, ठीक है। धोती ये बेसिकली गैर जनजातीय में धारण की जाती है। धोती हो गया, कुर्ता हो गया, गमछा हो गया, तो ये इसमें सदानों में की जाती है। सदान जब पढ़ाएंगे तब बताऊंगा। सदानों में जो की जाती है धोती, पगड़ी और फिर गंजी, कुर्ता, वही सब जो धारण की जाती है, तो वो है इसमें सदान में, ठीक है। सारे क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़िएगा। रोआ पूना पर्व कब मनाया जाता है? रोआ पूना पर्व कब मनाया जाता है? ये मुंडा में है बेसिकली। मुंडा रोआ पूना पर्व कब मनाया जाता है? तो चलिए बताइएगा। ए है चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, बी है भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को, सी है कार्तिक अमावस्या को, डी है धान बुआई के समय। चलिए, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को क्या मनाया जाता है? तो इस दिन क्या मनाया जाता है दोस्तों? चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को सरहुल मनाया जाता है, ठीक है। इस दिन सरहुल मनाया जाता है। भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्या मनाया जाता है? तो भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है कर्मा, ठीक है। याद हो जाएगा। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को क्या मनाया जाता है? मनाया जाता है सरहुल। बी भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्या मनाया जाता है? कर्मा मनाया जाता है। कार्तिक अमावस्या को क्या मनाया जाता है? कार्तिक अमावस्या को सोहराय मनाया जाता है। सोहराय, ये 5 दिन का पर्व होता है सोहराय। ये पशु के लिए मनाया जाता है, पशुओं के मतलब मंगल कामना के लिए मनाया जाता है। धान बुआई के समय मनाया जाने वाला पर्व मुंडाओं में, धान बुआई के समय मनाया जाने वाला पर्व क्या कहलाता है? मुंडाओं में ये क्या कहलाता है? रोआ पूना कहलाता है। एक और क्वेश्चन बन जाएगा, मैं प्रीवियस में पढ़ाया था, तो पूछता हूं कि संथाल में धान बुआई के समय मनाया जाने वाला पर्व क्या है? तो उसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो उसका आंसर होगा एरोक, ठीक है। संथाल में क्या है? एरोक। और फिर क्या बोलते हैं? हरियाली के लिए सावन माह में मनाया जाने वाला पर्व हरियाल, ठीक है। सारे क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मुंडाओं में कुल कितने गोत्र हैं? ए है 12, बी है 14, सी है 340, डी है 80। तो इसका आंसर क्या होगा? मुंडाओं में कुल कितने गोत्र हैं? तो मुंडाओं में कुल कितने गोत्र हैं दोस्तों? 340 गोत्र हैं, ठीक है। याद हो जाएगा। 12 किसमें है? 12 है संथाल में। 14 किसमें है? 14 है उरांव में, ठीक है। 340 किसमें है? मुंडाओं में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बोलते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आर्थिक उपयोगिता के आधार पर मुंडाओं में भूमि को कितने प्रकार में बांटा गया है? नंबर ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4। तो आर्थिक उपयोगिताओं के आधार पर मुंडाओं की जमीन को कितने भूमि को 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन है चलिए बता देता हूँ। कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। सी आंसर होगा। तो कौन कौन है चलिए जानते हैं। 3 भाग में कौन कौन है? तो ये नंबर ये है पंकु भूमि। पंकु भूमि में क्या होता है? ये हमेशा उपजाऊ होती है। ठीक है, याद हो जाएगा। हमेशा उपजाऊ भूमि, हमेशा उपजाऊ भूमि जो होती है वो पंकु भूमि होती है। बी है नागर भूमि, बी है नागर भूमि। ये औसतन उपजाऊ होती है, औसतन उपजाऊ होती है। और तीसरा कौन सा है दोस्तों? तीसरा यहां लिख दे रहा हूं। तीसरा है खीरसी भूमि। क्या है दोस्तों? खीरसी भूमि। ये बालू वाली भूमि, बालू। देखिए नंबर ए है 3 प्रकार की 3 भागों में बांटा गया है आर्थिक उपयोगिता का अनुसार। नंबर ए है पंकु भूमि जो हमेशा उपजाऊ होती है। बी है नागर भूमि जो औसतन उपजाऊ होती है। सी है कृषि भूमि जो बालू युक्त भूमि होती है। ठीक है, बालू युक्त भूमि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इनमें से कौन मुंडा के प्रमुख देवी देवता है? इनमें से कौन मुंडा के प्रमुख देवता है? ए है ओडाबोंगा, बी है हाथूबोंगा, सी है इकिरबोंगा, डी है बुरुबोंगा या ई इनमें से सभी। तो बताइएगा इनमें से कौन मुंडाओं के क्या होते हैं? प्रमुख देवी देवता होते हैं। तो कौन होगा दोस्तों? इनमें से सभी होगा। इनके ओडाबोंगा भी है, हाथूबोंगा भी है, इकिरबोंगा भी है और बुरुबोंगा भी है। ये चारों जो हैं वो इनके प्रमुख देवता हैं। ठीक है, तो इनके सभी होंगे। तो ओडाबोंगा भी इनके देवता हैं और क्या कहते हैं हाथूबोंगा भी है, इकिरबोंगा, बुरुबोंगा सभी है। ठीक है दोस्तों, आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। खड़िया में वधु मूल्य को क्या बोला जाता है? तो खड़िया में वधु मूल्य को क्या बोला जाता है? ए है पौन, बी है गोनों टका, सी है गिनिंता, डी इनमें से कोई नहीं। तो पौन किस में होता है दोस्तों? हमने पहले भी बता देता हूं। पौन जो होता है वो संथाल में होता है। हालांकि ये भी वधु मूल्य ही है। संथाल का वधु मूल्य जो है संथाल में जो वधु मूल्य है वो क्या होता है दोस्तों? वो होता है पौन। गोनों टका किसमें होता है? गोनों टका उरांव में होता है। उरांव का जो वधु मूल्य है वो क्या है दोस्तों? गोनों टका है। गिनिंता किसमें है दोस्तों? गिनिंता जो है वो है खड़िया में। ठीक है, याद हो जाएगा। खड़िया में जो है गिनिंता है। ठीक है, खड़िया में क्या है? गिनिंता। तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खड़िया में सर्वाधिक प्रचलित विवाह क्या है? तो खड़िया में सर्वाधिक प्रचलित विवाह क्या है? ए है उधरा उधरी, बी है तापा या तानीला, सी है राजी खुशी विवाह या डी औलादा विवाह।
देखिए उजरा उजरी विवाह क्या होता है, यह सहपलायन विवाह होता है, ठीक है, सहपलायन। आ जाएगा तापा तानीला। तापा तानीला क्या होता है, ये हरण विवाह होता है, तापा तानीला हरण विवाह। हरण विवाह जो है तापा तानीला होता है। राजी खुशी विवाह क्या होता है, तो राजी खुशी विवाह प्रेम विवाह होता है। राजी खुशी विवाह क्या होता है दोस्तों, प्रेम विवाह होता है। औलोलदाय, औलोलदाय क्या होता है, सबसे प्रचलित विवाह, ये सबसे या फिर सर्वाधिक प्रचलित विवाह जो है, प्रचलित विवाह वो कौन सी है, सर्वाधिक प्रचलित विवाह जो है खड़िया में वो औलोलदाय है। तो यहाँ पे पूछा गया है सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सी है, तो औलोलदाय। यदि पूछा जाए इनमें से कौन सी विवाह क्या कहते हैं खड़िया की है, तो ये चारों विवाह है, ठीक है, उजरा उजरी, तप्ता तानीला, राजी खुशी और औलोलदाय, ये चारों विवाह खड़िया में है। लेकिन यदि सर्वाधिक पूछा जाए, सर्वाधिक प्रचलित, तो वो औलोलदाय है, जो है सर्वाधिक प्रचलित औलोलदाय, ठीक है। क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज क्लास का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, खड़िया के प्रमुख देवता कौन है, तो बताइएगा दोस्तों खड़िया के प्रमुख देवता कौन है। ए है पार्वदेव, पार्दुवो, बी है बोराम, सी है भूमि, डी है बेला भगवान। तो बताइएगा पार्दुवो कौन होता था, ये होता था खड़िया में पहाड़ देवता। कौन होता है, पहाड़ देवता होता है, पहाड़ देवता। खड़िया में जो पहाड़ देवता होता है वो क्या कहलाता है, पारुल देव कहलाता है, ठीक है। बोराम, बोराम क्या होता है दोस्तों, बोराम होता है ग्राम देवता होता है, ग्राम देवता होता है। क्या होता है दोस्तों, ग्राम देवता होता है। इसके अलावा भूमि पूछा जाए तो भूमि क्या होता है दोस्तों, तो भूमि क्या होता है दोस्तों, बेला भगवान सबसे प्रमुख देवता होता है, ठीक है, सबसे प्रमुख देवता बेला भगवान होता है। सबसे प्रमुख देवता जो होता है वो बेला भगवान होता है, ठीक है। और भूमि क्या होता था दोस्तों, चलिए इसको कल बता दूंगा, मेरे दिमाग में आ रहा है कि भूमि क्या होता है, तो इसको मैं कल क्लियर कर दूंगा। खड़िया के प्रमुख देवता पार्दुवो जो होता है पहाड़ देवता होता है, ठीक है। बोराम जो होता है ग्राम देवता होता है, और बेला भगवान जो होता है सबसे प्रमुख देवता होता है, ठीक है। इतने याद रखिएगा। तो सबसे प्रमुख देवता जो बोला जाता है वो बेला भगवान को बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये भी सूर्य का ही प्रतिरूप होते हैं, ये भी याद रखिएगा, सूर्य का प्रतिरूप, ठीक है, सूर्य का प्रतिरूप होते हैं, ठीक है। तो सारे फैक्ट क्लियर हो गए। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और रिस्पॉन्स दीजिएगा कैसा रहा वीडियो, और जितने लोगों को शेयर कर सकते हैं, जो हमारे वीडियो का लाभ उठा सकते हैं, शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद, आज के लिए शुभ रात्रि।